हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम नया चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर जो 11 था वो आपका स्किप हो गया है। अब चैप्टर नंबर 12 है वाटर इन द एटमोस्फियर, यानी वायुमंडल में जल। ठीक है, वायुमंडल में जल। अब पहले इसके मीनिंग के बारे में जान लेना जरूरी है कि वाटर वेपर्स का मीनिंग है वो क्या होता है। जल का आधार यानी जल का बेस जलवाष्प अर्थात आर्द्रता है, कि जल का जो आधार है या बेस है वो जलवाष्प अर्थात आर्द्रता है। वायुमंडल में गैस के रूप में उपस्थित अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडल की आर्द्रता कहा जाता है। कि वायुमंडल में गैस के रूप में उपस्थित, ठीक है, वायुमंडल में गैस के रूप में उपस्थित अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडल की आर्द्रता है वो कहा जाता है। अब जो वाटर वेपर्स हैं, जलवाष्प हैं, वायुमंडल की एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। कि वाटर वेपर्स हैं वो क्या है कि एक रंग, उनका कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, उनसे किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती, और स्वादहीन, उनका कोई स्वाद नहीं है। कि वाटर वेपर्स वायुमंडल की एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ठीक है, हम इसे देख नहीं सकते, केवल वायु के तापमान के द्वारा इसे अनुभव कर सकते हैं। इस तापमान को संवेद तापमान यानी सेंसिबल टेम्परेचर कहा जाता है। अब जो वाटर वेपर्स है हम इसे देख नहीं सकते, कि डायरेक्टली हम इसको सीन नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे वायु के तापमान द्वारा अनुभव है वो कर सकते हैं। इसे संवेद तापमान यानी सेंसिबल टेम्परेचर है वो कहा जाता है। वायुमंडल में बहुत ही कम अनुपात में, अब वायुमंडल में बहुत ही कम अनुपात में, यानी ज्यादा से ज्यादा 4% हो सकते हैं वाटर वेपर्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। 4% से कभी ज्यादा नहीं होते वाटर वेपर्स। तो वायुमंडल में बहुत ही कम अनुपात यानी 0 से 4% तक होते हुए भी जलवाष्प जलवायु की प्रकृति निर्धारित करने वाला वायु का सबसे प्रमुख घटक माना जाता है। कि वाटर वेपर्स हैं वो वायुमंडल में सिर्फ 4% ही हो सकते हैं, मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम 4% से ज्यादा नहीं हो सकते। कि इतनी कम मात्रा में होते हुए भी जो वाटर वेपर्स हैं वो जलवायु की यानी क्लाइमेटिक नेचर को डिसाइड करने में वायु का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, एलिमेंट्स है वो माना जाता है। स्थान और समय के दृष्टि से, अब स्थान यानी प्लेस और समय की दृष्टि से जलवाष्प सदा एक जैसा नहीं होता, उनकी संख्या कम और ज्यादा है, या परसेंटेज वो कम और ज्यादा है वो होता रहता है, बल्कि बदलता रहती है। अब वो आती है उसकी इंपॉर्टेंस, कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर वेपर्स, की वाटर वेपर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा द्वारा, अब वायुमंडल में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा द्रवण और वर्षण के सभी रूपों का स्रोत है। कि द्रवण और वर्षण, जैसे वर्षा होती है, वर्षा के सभी रूपों का जो सोर्स है, जो जरिया है वो वाटर वेपर्स ही है। जैसे वर्षा, हिमपात होना यानी बर्फ गिरना, ठीक है, कोहरा गिरना, बादल बनना जैसी मौसमी घटनाएं जलवाष्प के कारण ही संभव होती हैं। कि जैसे वर्षा होना, हिमपात गिरना, बर्फ गिरना, कोहरे का छा जाना या बादल बनना, ये सभी जो मौसमी घटनाएं हैं, वेदर जो एक्टिविटी है, ये सभी जलवाष्प के द्वारा ही घटित होती हैं। इन घटनाओं के घटित होने में जलवाष्प का इंपॉर्टेंट रोल है वो होता है। सेकंड है जलवाष्प सूर्य से आने वाली उष्मा, यानी जो वाटर वेपर्स हैं वो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, जो सूर्य से उष्मा आती है वह पृथ्वी से विकिरित यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के रूप में विकिरण द्वारा निकलने वाली उष्मा का कुछ अंश अवशोषित करके, कि जलवाष्प से क्या है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूर्य से जो उष्मा आती है उसका, और पृथ्वी से विकिरण द्वारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के रूप में जो उष्मा विकिरित होकर वापस जाती है उसके कुछ अंश का यानी कुछ परसेंटेज को या कुछ पार्ट को अवशोषित एब्जॉर्ब करके
पृथ्वी का ताप की दशाओं को नियंत्रित करता है। अब पृथ्वी के ऊपर जो टेम्परेचर की जो दशाएं हैं उनको वह कंट्रोल है वो करता है। जलवाष्प का वायुमंडल में लंबवत एवं मात्रा गुप्त उष्मा की मात्रा को निर्धारित करते हैं। जलवाष्प का वायुमंडल में लंबवत यानी वर्टिकल और क्वांटिटी गुप्त यानी लेटेंट हीट, जो लेटेंट हीट आपको बताया था कि वाटर वेपर्स जब पानी को 100 डिग्री के ऊपर पानी उबलता है तो वाटर वेपर्स के रूप में जाता है, तो गर्म जो वेपर्स जाते हैं उनके साथ कुछ गुप्त उष्मा भी जाती है, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट की मात्रा। गुप्त उष्मा की मात्रा को निर्धारित यानी लेटेंट हीट की मात्रा को निर्धारित करते हैं, जो तूफानों और विक्षोभों के विकास में मदद करती है। यानी तूफानों के आने में और जो विक्षोभ बनते हैं उनके विकास में, उनको डेवलप होने में जो लेटेंट हीट है वो मदद करती है। वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा मौसम के अनुसार, अब वायुमंडल में विद्यमान यानी प्रेजेंट जलवाष्प की मात्रा मौसम के अनुसार मानव शरीर के यानी ह्यूमन बॉडी के ठंडा होने की दर को प्रभावित करते हैं कि ह्यूमन बॉडी कितनी ठंडी होगी, कितनी गर्म होगी, ये वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निर्धारित है वो करती है मौसम के अनुसार। फिर उसके बाद आता है जल का वाष्पन प्राकृतिक जलीय चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जल का जो वाष्पन है वो प्राकृतिक जलीय चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी हाइड्रोलॉजिक साइकिल का इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। वायुमंडल में सम्मिलित अन्य गैसों की तुलना में केवल जलवाष्प ही तरल यानी पानी अथवा ठोसावस्था हिम में परिवर्तित हो सकता है, कि वायुमंडल में जितनी भी गैसें प्रेजेंट हैं उन सभी गैसों में जो जलवाष्प है वही लिक्विड और सॉलिड जो रूप है या फॉर्म है उनमें चेंज है वो हो सकता है। बाकी जो गैसें हैं वो इस तरीके के सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में चेंज है वो नहीं हो सकती। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि वायुमंडल में आर्द्रता का स्रोत कहाँ है, कि वायुमंडल को जो आर्द्रता है जो मॉइस्चर है वो कहां से प्राप्त होता है, उसके सोर्सेज क्या है। वायुमंडल को अपने जलवाष्प का अधिकांश भाग, कि वायुमंडल को अपने जलवाष्प का वाटर वेपर्स का मोस्टली जो पार्ट है पृथ्वी के 3/4 भाग पर व्याप्त। अब पृथ्वी के 3/4 भाग मतलब 71% भाग पर तो जल है और 29% भाग के ऊपर क्या है, स्थल। तो पृथ्वी के 3/4 भाग पर व्याप्त महासागरों, ठीक है, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स और ग्लेशियर से प्राप्त होता है। कि वायुमंडल को अपने वाटर वेपर्स का जो अधिकांश भाग है वो पृथ्वी के 3/4 भाग पर व्याप्त जैसे महासागरों, झीलों, नदियों और हिमनदों से प्राप्त होता है। इन स्रोतों के अतिरिक्त यानी इनके अलावा वर्षा की गिरती हुई बूंदों तथा नम भूमियों, कि इनके अलावा वर्षा की गिरती हुई भूमियों तथा नम्न भूमि, नन हुई स्वैम्प्स एंड वेटलैंड्स, कि स्वैम्प्स एंड वेटलैंड्स वो भूमियां जिनमें नमी है वो ज्यादा रहती है, ठीक है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें गीली जमीन के ऊपर पड़ती हैं तो उसमें वाटर वेपर्स के रूप में या भाप के रूप में पानी है वो उड़कर ऊपर की तरफ वायुमंडल में वो जाता है। से वाष्पीकरण द्वारा, कि उनका वेपराइजेशन होता है वाष्पीकरण द्वारा, पेड़ पौधों की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन, कि पेड़ पौधों की पत्तियों यानी पेड़ पौधों की पत्तियों में भी नमी है वो रहती है, उनके वाष्पोत्सर्जन तथा जीव जंतुओं द्वारा सांस लेने की क्रिया से उत्पन्न जलवाष्प वायुमंडल में जा मिलते हैं। कि देखो हम सुनते हैं कि नॉर्मली पेड़ जहां जहां ज्यादा है बारिश वहां वहां ज्यादा होती है, उसका रीजन क्या होता है कि पेड़ों की पत्तियों में नमी है वो ज्यादा होती है और वाष्पीकरण है उसका निरंतर वाष्पीकरण है वो होता रहता है। दूसरा उसका फैक्टर ये होता है कि पेड़ पौधे जहां ज्यादा होते हैं वो डायरेक्ट सनलाइट को वहां पर नहीं आने देते, तो उस क्षेत्र का जो ये कहें कि एयर प्रेशर है वो ज्यादा बना रहता है, वायुमंडलीय दाब है वो ज्यादा बना रहता है, क्योंकि पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, तो वहां पर सनलाइट ज्यादा ना होने के कारण वहां पर हाई टेम्परेचर है वो हाई एयर प्रेशर है वो बना रहता है, इसलिए वहां पर निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर पवनें वो चलना स्टार्ट करती हैं और बारिश है उसको लाने में वो सहायक होती है। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में जो नमी बनी रहती है वो नमी है वो वाष्पीकरण के द्वारा यानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, और जो मनुष्य सांस लेता है और जो सांस छोड़ता है उसका भी वाष्पीकरण होता है और वो वायुमंडल में जाकर मॉइस्चर है वो जा मिलते हैं। इस प्रकार
भूमंडलीय ताप संतुलन की तरह, कि जैसे भूमंडल के ऊपर जो हीट बजट ऑफ द अर्थ हमने पढ़ा था कि भूमंडलीय ताप संतुलन क्योंकि बैलेंस रहता है, की तरह जलीय चक्र के माध्यम से प्रकृति में भूमंडलीय संतुलन बना रहता है, कि जलीय चक्र के माध्यम से भी प्रकृति में जो भूमंडलीय है संतुलन बैलेंस है वो बना रहता है। इस अनंत जलीय चक्र को चलाए रखने में, कि ये जो अनंत है कभी न समाप्त होने वाला जो वाटर साइकिल है, इसको चलाए रखने में 3 भौतिक प्रक्रियाओं यानी वाष्पन, संघनन और वर्षण यानी वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल का हाथ होता है। इनके द्वारा है जो अनंत, जो कभी न समाप्त होने वाला जो वाटर साइकिल है, ये कंटिन्यूअस है, वो चलता रहता है। इन तीनों प्रक्रियाओं के संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। अब जो ये तीनों प्रक्रियाएं हैं, वाष्पन, संघनन और वर्षण यानी वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल, इन तीनों प्रक्रियाओं को संपन्न होने के लिए या कंप्लीट होने के लिए जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी इनको सूर्य से प्राप्त होती है, यानी सूर्य ही पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तथा वायुमंडल इस सारे घटनाक्रम में एक माध्यम या कड़ी का कार्य करता है, और जो वायुमंडल है वो इस पूरे घटनाचक्र में एक माध्यम यानी एक जरिया या एक कड़ी का काम है, लिंक का काम है, वो करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आर्द्रता को व्यक्त करने की विधियां, कि कौन सी विधियों के द्वारा आर्द्रता को व्यक्त है वो किया जाता है। आर्द्रता को व्यक्त करने की 3 विधियां हैं, वो होती हैं, 3 टेक्निक होती हैं। फर्स्ट आती है आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है, वायु के यानी हवा के प्रति इकाई आयतन यानी पर इकाई पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प के, कि वायु के पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट्स वाटर वेपर्स के वास्तविक भार को, कि जो उसका वास्तविक भार को वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। कि वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प के वास्तविक भार को, जो वास्तविक रियल में जो वेट होता है, उस रियल वेट को वायु की निरपेक्ष आर्द्रता है वो कहते हैं। देखो वायु में आर्द्रता है वो हमेशा अवेलेबल रहती है, कभी वो कम होती है, कभी वो ज्यादा होती है, लेकिन वायु में आर्द्रता है वो हमेशा उपलब्ध है, वो रहती ही है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को ग्राम पर घन मीटर में व्यक्त है वो किया जाता है। इसको ग्राम पर घन मीटर में व्यक्त है वो किया जाता है, यानी ग्राम पर क्यूबिक मीटर में इसको व्यक्त किया जाता है। आर्द्रता व्यक्त करने की यह एक भरोसेमंद विधि नहीं है, और ह्यूमिडिटी को प्रेजेंट करने की यह एक रिलायबल विधि है या प्रोसेस है वो नहीं है, क्योंकि तापमान और वायुदाब में अंतर आ जाने से, अब टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर में डिफरेंस आ जाने से वायु फैलती और सिकुड़ती है, जिससे उसके आयतन में कमी है वो या आयतन में परिवर्तन है वो आ जाता है। कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है एयर प्रेशर लो हो जाता है, एयर प्रेशर लो होने से क्या होता है, वायु गर्म होती है, गर्म होकर वायु फैलती है, ठीक है, और एयर प्रेशर कम होने पर वायु सिकुड़ती है। तो तापमान और एयर प्रेशर में अंतर आ जाने से वायु फैलती और सिकुड़ती है, जिससे उसके आयतन में परिवर्तन है वो आ जाता है। इसी कारण जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो आर्द्रता को यानी मॉइस्चर को प्रेजेंट करने की एक रिलायबल विधि या टेक्निक है वो नहीं है। सेकंड आता है आपका विशिष्ट आर्द्रता यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार, की वायु के पर यूनिट वेट में वाटर वेपर्स के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। कि वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता है वो कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे ग्राम यानी इसे ग्राम पर केजी में व्यक्त है, अब रिप्रेजेंट है उसको किया जाता, प्रेजेंट वो किया जाता है। आर्द्रता को व्यक्त करने का यह कुछ बेहतर तरीका है, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के कंपैरिजन में आर्द्रता को व्यक्त करने का यह एक अच्छा तरीका है, यानी एक बेहतर तरीका है।
क्योंकि इस पर तापमान और वायुदाब के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि यह एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के कंपैरिजन में इसलिए अच्छा है ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, क्योंकि इसके ऊपर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर में जो चेंजमेंट आता है, जो परिवर्तन आता है, उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ता। विशिष्ट आर्द्रता का प्रयोग यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का यूज किसी विशाल वायु राशि के आर्द्रता संबंधी लक्षणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कि विशिष्ट जो आर्द्रता है उसका प्रयोग किसी विशाल वायु राशि के आर्द्रता संबंधी जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों को दर्शाने के लिए विशिष्ट आर्द्रता का प्रयोग है वो किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता। किसी दिए गए तापमान पर वायु के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित, यानी कोई भी टेम्परेचर दे दिया गया आपको, जैसे 5 डिग्री दे दिया, 10 डिग्री दे दिया, ठीक है, कि किसी दिए गए तापमान पर वायु के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। अब उसमें जलवाष्प की मात्रा भी दे दी गई, जैसे 20 ग्राम घन सेंटीमीटर, 30 ग्राम, ठीक है, टेम्परेचर दे दिया और आपको जलवाष्प की मात्रा है वो दे दी। तथा उसी तापमान पर यानी उसी टेम्परेचर पर, जो आप मान लो आपको 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, उसी तापमान पर वायु के उसी आयतन में और वायु के उसी वॉल्यूम में जलवाष्प शोषण करने की अधिकतम क्षमता की वो और कितना वाटर वेपर से वो एब्जॉर्ब कर सकती है, अधिकतम क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्योंकि निश्चित तापमान पर और उसमें निश्चित वाटर वेपर्स है वो दिए गए हैं और उसी निश्चित तापमान पर उसी वायु में और अधिक जलवाष्प शोषण करने की जो क्षमता होती है उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कहा जाता है। अब एक एग्जांपल, इसको व्यक्त करने का एक फॉर्मूला है, सापेक्ष आर्द्रता इक्वल टू किसी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। कि किसी भी टेम्परेचर पर, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, तो उसमें जलवाष्प कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा अपॉन उसी ताप पर उसी वायु में जलवाष्प शोषण करने की क्षमता और उस ही टेम्परेचर पर उस वायु में कितने वाटर वेपर्स वो एब्जॉर्ब कर सकती है, कि वाटर वेपर्स को शोषण करने की क्षमता इनटू 100। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो वायु में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 ग्राम जलवाष्प प्रति घन मीटर है। यानी 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 10 ग्राम जलवाष्प प्रति घन मीटर है, किंतु वायु उसी तापमान पर 20 ग्राम जलवाष्प प्रति घन मीटर धारण कर सकती है। अब क्या है कि इसी टेम्परेचर पर, यानी तापमान कितना दिया 15, ठीक है, और कितने जलवाष्प हैं, जलवाष्प कितने हैं बेटा, जलवाष्प हैं आपके 10 ग्राम, ठीक है। अब यह कह रहा है कि इसी 15 डिग्री टेम्परेचर पर जो, किंतु वह वायु उसी तापमान पर 15 ग्राम जलवाष्प प्रति घन मीटर धारण कर सकती है। यानी इस 15 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ही वायु की अधिकतम वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो कितनी है, 20 ग्राम पर घन मीटर, यानी 20 ग्राम पर घन मीटर जो वाटर वेपर्स हैं वो और ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है। तो उसकी सापेक्ष आर्द्रता है वो क्या होगी। अब देखो उसमें क्या है कि टेम्परेचर कितना दिया गया है, उसमें टेम्परेचर है आपका, जलवाष्प की मात्रा कितनी है बेटा, जलवाष्प की मात्रा 10, ठीक है। ये किसी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, इसमें जलवाष्प की मात्रा कितनी प्रेजेंट है 10, ठीक है। उसी ताप पर उसी वायु में जलवाष्प शोषण करने की क्षमता, तो इस में जलवाष्प शोषण करने की क्षमता कितनी है 20 और इंटू 100, ठीक है, 0 इसको काट देंगे हम, ये 5 इंटू कितने आ जाएगा 50%। इसको परसेंट में व्यक्त है वो किया जाता है, यानी 50% और वाटर वेपर्स को वो उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो 50% है। अब देखो समझो इसको कि उसमें टेम्परेचर दिया गया है कितना 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वायु में 10 ग्राम
वाटर वेपर्स हैं वो प्रेजेंट हैं, लेकिन यह वायु इसी 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर 20 ग्राम वाटर वेपर्स को और अब्जॉर्ब है वो कर सकती है, तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या होगी। तो तापमान में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वो ऊपर रख दिया 10, और कितने और अब्जॉर्ब कर सकती है वो नीचे रख लिया 20 × 100 कर दिया, तो 50% इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो फाइंड आउट हो गई।